जो सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, क्या आप मानते हैं कि भारत का मास्टर स्ट्रोक था वो? एब्सोल्युटली। सुपर मास्टर स्ट्रोक, नॉन काइनेटिक, और उससे पहले ही उन्होंने उनको एकदम इट पुट देयर बैक टू द वॉल, उनको कॉर्नर कर दिया। क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके की बातें स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि आने वाले कुछ समय में हो सकता है पाकिस्तान 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, जी, उसका विभाजन हो जाए, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में जो पंजाबी जो चारों प्रोविंसेस उनमें उनका डिवीजन हो सकता है? हाँ, 1 by 1। पहले मेरे ख्याल से दी राइपेस्ट फ्रूट टू फॉल आई थिंक इज बलूचिस्तान। सर, एक आर्म्स डील हुई है, बहुत ही मैसिव आर्म्स डील हुई है टर्की और अमेरिका के बीच में एमराम मिसाइल्स को लेकर के। तो इसलिए भारत का कंसर्न इस वक्त कितना बड़ा है इन डील्स का, और अमेरिका के रोल को यहाँ पे आप कैसे देखते हैं? हमको सचेत रहना पड़ेगा जो वहाँ पर तुर्की में क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं। वो देखिए हमेशा से पाकिस्तान के साथ और भारत के विरुद्ध रहे हैं। जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, जो कि कहीं ना कहीं मेजर पार्ट, जो इमीडिएट जो बॉर्डर्स जो हमारे साथ शेयर करते हैं, आप कितना बड़ा ये इम्पैक्ट देखते हैं? 80% वो दिस इज उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट। आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में से सबसे ज़्यादा खराब हालात इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, या जिसे कह सकते हैं बैंक करप्ट, सबसे पहले कौन होने वाला है? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के इस एपिसोड में हमेशा की तरह एक बहुत ही ख़ास मेहमान, एक ऐसे मेहमान जिनके साथ मैंने पहले भी बहुत सारे शोज़ किए हुए हैं। ये मेरा एक सौभाग्य है कि वंस अगेन आई हैव हिम ऑन दिस शो। अशोक सज्जनहार जी, ही इज़ अ फॉर्मर डिप्लोमेट। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद स्मृति, इट्स ऑलवेज सच अ ग्रेट प्लेजर टू बी विद यू। सर, कीपिंग द पॉसिटी ऑफ टाइम इन माइंड, मैं शुरू करती हूँ फटाफट विद आवर क्वेश्चंस। सर, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया था, उसमें बहुत ही एक क्लियर इंडिया विनर रही। इंडिया का जो स्टैचर था वो बहुत क्लियर हो गया, इंडिया का माइट बहुत क्लियर हो गया। हमने एक सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने हमारे इस सक्सेस को हेल किया, सपोर्ट किया। लेकिन आपको कहीं ऐसा, जो मुझे ऐसा लगता है या बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि एक जो बेहतर कर सकते थे वो प्रोपागेंडा हम बेटर कर सकते थे, एक बेटर नैरेटिव या इन बेटर वे ऑफ यूसेज ऑफ सोशल मीडिया हम कर सकते थे। क्या ऐसा कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट में थोड़ी सी चूक रह गई क्या हमसे? बहुत धन्यवाद स्मृति, मुझको आमंत्रित करने के लिए। जैसे मैंने कहा, बहुत मुझे खुशी की अनुभूति हो रही है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा मेरे विचार से भी, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने बहुत फेक न्यूज़ और बहुत डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया। और देखिए ये जो होते हैं, ये इस प्रकार के जो गलत ख़बरें होती हैं उसमें लोगों की ज़्यादा ही दिलचस्पी हो जाती है। क्योंकि जब उन्होंने कहा पहले जो हमने 2 हवाई जहाज़ गिरा दिए, 3 रफ़ेल्स गिरा दिए, S-400 हमने ख़त्म कर दिया, 5 हमने कर दिए, तो देखिए बढ़ता जाता है। तो लोगों की न केवल भारत में परंतु पूरी दुनिया में उत्सुकता होती है जो क्या हुआ है। और यही प्रश्न जब CNN ने पूछा ख्वाजा आसिफ से, जो आपने ये, आपके पास कोई एविडेंस है, कोई सबूत है इसके लिए? कहते आप देखिए सोशल मीडिया, भारत की सोशल मीडिया में आ रहा है ये। तो इसीलिए उन्होंने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बहुत चलाया, और जिसे कहा जाता है ना, जो झूठ इतनी तेज़ी से दौड़ता है, जो सच तो अभी उठकर अभी खड़ा ही होता है, तो झूठ तो बहुत आगे चला जाता है। तो इसीलिए वो आप बात ठीक कह रहे हैं, जो ये इसमें नैरेटिव सेटिंग में शायद हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और फिर एक हमने देखी है टेंडेंसी भी,
बहुत सारे इसके ऊपर काम भी हुआ है, मैंने देखा है। बहुत सारे विश्व के ऐसे अच्छे जाने माने मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं वगैरह, वहाँ की जो पाकिस्तान के उन्होंने प्लांट किए हुए हैं अपने, चाहे मैं कुछ नाम भी जिक्र कर सकता हूँ क्योंकि मैंने देखे हैं, चाहे वो रॉयटर्स में हो, चाहे वो ब्लूमबर्ग में हो, और उन्होंने इस प्रकार की खबरें लिखी हैं, वहाँ पर उड़ाई हैं। और अगर 3 दिन में 2 बारी आप इसको लिख देंगे या 5 दिन में 3 बारी लिख देंगे तो पूरी दुनिया यही विश्वास करेगी जो ये ठीक है, परंतु वो ठीक नहीं है। और हमने अपने जो परफॉर्मेंस ऑन द ग्राउंड है उससे हमने कर को बता दिया है। तो जो सीरियस ऑब्जर्वर्स हैं, सीरियस इसको वॉच करते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल संदेश एकदम क्लियर है। परंतु जो आम जनता है, और हमारी तो डेमोक्रेसी है, तो आम जनता क्या सोचती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक क्षेत्र है जिसमें यकीनन हम और देख सकते हैं और उसको कैसे बेहतर किया जाए इसके ऊपर हम कुछ काम कर सकते हैं। सर, स्पेकुलेशंस ये भी रही हैं कि भारत ने किराना हिल्स जो न्यूक्लियर साइट है पाकिस्तान का, उस वहाँ पे स्ट्राइक किया। हालांकि हमारी जो मिलिट्री है उसने टाइम एंड अगेन बहुत कैटेगोरिकली मना किया कि ऐसा कोई स्ट्राइक नहीं हुआ है, लेकिन स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं कि वहाँ पे लीकेज हुआ है, क्योंकि उसके इमीडिएटली बाद यूएस इमरजेंसी न्यूक्लियर इमरजेंसी एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर हवर करता हुआ दिखा। तो जिसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि अब इन रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस बहुत चीज़ें होती हैं, पॉलिटिक्स और जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत बड़ी बात होती है। यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइंस व्हाट अ पर्सन इज सेइंग और एक्शंस में। तो वाकई में अगर मैं आपसे समझना चाहूँ एज एन एक्सपर्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, कि क्या आपको लगता है कि भारत ने, क्योंकि ओपन एंडेड छोड़ा है, क्या वाकई में ये स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट पर, और क्या वाकई में लीकेज हुआ है वहाँ पे? देखिए स्मृति, मेरे पास कोई इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि हमारे डीजीएमओ ने दी है, जो कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने दी है। और उन्होंने, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है जो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अगर ऐसी बात होती तो बहुत हल्ला हो जाता, जो भाई अगर लीकेज हुआ है वहाँ पर तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है वहाँ पर, चाहे लोगों के ऊपर या जो वहाँ पर काम कर रहे थे या उनके एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान का हमेशा से 2000 से, जब से पराक्रम शुरू हुआ, जब से हमारे यहाँ पर कालू चाक हुआ, जब 26/11 हुआ मुंबई में, पाकिस्तान का हमेशा ये थ्रेट रहा है न्यूक्लियर ब्लैकमेल का, न्यूक्लियर ब्लफ का। जो देखिए, हम तो न्यूक्लियर वो इस्तेमाल कर देंगे। तभी आपको याद होगा जब ये हुआ था दिसंबर 2001 में हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, हमने अपने पूरे सभी, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, उनको कहा जो एकदम आप तैयार रहे, मुस्तैद रहिए, अब आर पार की लड़ाई होने वाली है। परंतु अंत में कुछ नहीं हुआ। 26/11 का भी ऐसा पूरे विश्व का समर्थन था भारत को, नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये न्यूक्लियर थ्रेट भारत के ऊपर लगाता है। अभी भी मेरा विचार ऐसा है, जो क्योंकि भारत ने ऐसा वहाँ पर काम किया था, बोथ एयर डिफेंस मीनिंग एब्सोल्युटली सुपर्ब, कितनी मिसाइल फेंकी, कितने ड्रोन्स फेंके, कितने लॉन्ग रेंज वेपन्स को उन्होंने फायर किया, एक अंदर नहीं आ पाया। और भारत 7 तारीख की सुबह को जो उनके 9 वो थे अड्डे थे, ठिकाने थे जहां पर आतंकी रहते थे, सबको एक एक करके मारा, 100 से ज्यादा। आपने तो तस्वीरें देखी होंगी जो जब वहां पर उनके मौलाना उनकी नमाज पढ़ रहे हैं और कितने सारे आर्मी और पुलिस ऑफिसर्स हैं, मौलाना रौफ जी। तो मतलब कितने लोगों को वहां पर सभी को धराशायी कर दिया गया। पाकिस्तान एक को नहीं रोक सका, तो वो तो अपने घुटने के बल आ गया था। तो अब उसको लगा जो और कोई तरीका नहीं है जो ये युद्ध रुकवाने का या कॉन्फ्लिक्ट रुकवाने का, जैसे भी आप इसको कहना चाहें, समझना चाहें, तो उसने अमेरिका के पास, आपको याद होगा जो कारगिल के बाद भी 1999 में नवाज शरीफ कैसे भाग कर गए थे बिल क्लिंटन के पास, तो अभी भी वो अमेरिका के पास भाग कर गए। जो आप देखिए यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया जा रहा है, और ये बहुत हानिकारक होगा न केवल हमारे लिए परंतु पूरे विश्व के लिए। तो इसीलिए ये भी आप ठीक बता रहे हैं
स्पेकुलेशन जितना एक्सट्रीम होता है उतना ज़्यादा वो तूल पकड़ता है, आगे चलता है। पर मुझे विश्वास है जो ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब कुछ और भी स्पेकुलेशन कर रहे हैं जो शायद उन्होंने एक जो मिसाइल फायर की थी वो भी न्यूक्लियर टिप्ड हेड था उसमें, परंतु कल जो हमारे विदेश सचिव की ब्रीफिंग हुई पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा जो ऐसा कोई बात नहीं, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो लड़ाई हुई, दिस वाज कन्वेंशनल वॉरफेयर, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का कहीं पर कोई वो नहीं इस्तेमाल हुआ। आखिर बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा जो किराना हिल्स का है, मेरे विचार से उसके बिल्कुल पास हमने वहाँ पर उनकी जो चाहे वो एयरबेस हो वहाँ पर हानि पहुँचाकर हमने ये संदेश दे दिया है पाकिस्तान को, जो ये भी हमारे हमले के बिल्कुल हम इसके ऊपर कर सकते हैं। पर इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री, इंडिया भारत कभी ऐसा नहीं करेगा। और इसीलिए हमने इसको, देखिए सारा था इतना प्रिसाइज था, इतना नॉन एस्केलेटरी था, इतना रिस्पॉन्सिबल था, जो हम इसका एस्केलेशन चाहते नहीं थे। अगर एस्केलेशन चाहते तो हम 7 तारीख को ही अपने को क्यों लिमिट करते केवल आतंकी अड्डों के ऊपर। हम उनके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को जो उनको सपोर्ट करते हैं उनको भी कर सकते थे, परंतु हमने नहीं किया। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी मना कर दिया कि कोई ऐसा न्यूक्लियर फैसिलिटी से कोई ऐसा लीकेज हुआ नहीं है। तो दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच वी हैव। एब्सोल्युटली आई थिंक इट कोरॉबोरेट्स जो हम कह रहे हैं। जी सर, एक और चीज़ आपसे पूछूंगी कि जो सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, क्या आप मानते हैं कि भारत का मास्टर स्ट्रोक था वो? एब्सोल्युटली सुपर मास्टर स्ट्रोक, नॉन काइनेटिक, और उससे पहले ही उन्होंने उनको एकदम इट पुट देयर बैक टू द वॉल, उनको कॉर्नर कर लिया। देखिए 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई, हम जानते हैं कि बहुत ही अनइक्वल ट्रीटी है जी। जो 3 है, झेलम चिनाब इंडस, तीनों के तीनों पानी वहां पर जाते हैं। इसके अलावा हमारे अपने जो राइट्स मिले हैं दैट फ्लो ऑफ द रिवर में हम अपने डैम बराज वगैरह बना सकते हैं, उसमें भी जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, चाहे बगले खार हो, किशन गंगा हो, हर जगह पाकिस्तान अपनी रोक लगाता है उसमें। तो हमने तो इससे पहले भी कहा था दैट अब बहुत वक्त गुजर गया है, इसको रीनेगोशिएट करना है। परंतु देखिए उसके बाद 1960 के बाद 1971 भी आया, 1998 भी आया, 26/11 भी आया, उरी आया, पठानकोट आया, पुलवामा, हमने कभी उसको नहीं किया। परंतु ये जो भारत की एक रेड लाइन थी, ये एक ऐसी हद थी जो पाकिस्तान ने पार की, जो हमने पहले ही दिन 23 तारीख को जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई उसी में हमने ये निर्णय कर लिया। और पाकिस्तान ने सोचा होगा जो अब अगर ये सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज हो गया है तो वो रिवाइव हो जाएगा। इंडिया हैज सेड इट वेरी क्लियरली, और भारत ने तो अपने प्लान्स बहुत आगे के बता दिए हैं, जो हम इसको कैसे पानी जो है कैसे प्रयोग करना चाहते हैं। और बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जो 12 तारीख को देश के नाम संबोधन किया, उन्होंने कहा, दोबारा से कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, जिससे कि मतलब इसका जो हमने अबेयंस में रखा है सस्पेंशन में, उसमें कोई रीथिंकिंग नहीं होगी टिल द टाइम पाकिस्तान इर्रिवोकेबली एंड क्रेडिबली सेज जो भाई हम आतंकवाद का दामन छोड़ रहे हैं। विच इज, आपको लगता है कि कितना लाइक्लीहुड है ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान? नहीं, कोई अभी फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर नहीं लगता है, जब तक कि उनकी आर्मी का बिल्कुल एकदम ऐसे शिकंजा कसा हुआ है उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, उनकी इकोनॉमिक्स के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, नहीं लगता है। बट यू कैन नेवर से नेवर। शायद उनके लोग हैं, उनमें जागरूकता आ जाए, जो उनकी सेना जो है वो उनके फायदे के लिए नहीं, उनके नुकसान के लिए वो काम कर रही है।
दिस ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन सर, जी। कि पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनल क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रही है। पहले बलूचिस्तान, वो तो उसको लेकर के बहुत काफ़ी समय से एक सिमरिंग पॉट कहा जा रहा था, जिस पर वो टाइम एंड अगेन उनका जो उनकी हुकूमत है उनके अगेंस्ट जिस तरह से वो रिवोल्ट कर रहे थे, चाहे फिर वो ट्रेन को हॉस्टेज ले लेना, जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई थी, फिर टीटीपी और अब सिंध। हालांकि बलूचिस्तान एक बड़ा प्रोविंस है, सिंध कंपैरेटिवली छोटा है, तो अब सिंध में जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, एक इंडिपेंडेंस की मांग हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाय द पाकिस्तान आर्मी, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कैसा फ्यूचर देखते हैं आप पाकिस्तान का इस प्रेजेंट सिनारियो में? देखिए, पाकिस्तान के बारे में बहुत बारी कहा गया है दैट इट्स अ फेल्ड स्टेट, क्योंकि वहाँ पर ना इकोनॉमी काम कर रही है, ना पॉलिटिक्स काम कर रही है। जो उनके सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक नहीं काम कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के उस पर वो पकड़ा गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। आतंकवाद पूरी दुनिया में अगर आप देख लीजिएगा तो आतंकवाद का जो घटना होती है, सबका किनारा, सबकी तार पाकिस्तान के साथ जुड़ी होती है। तो हालात बहुत ख़राब हैं, परंतु उसके बहुत पूरी दुनिया में आका भी हैं। पहले तो अमेरिका हुआ करता था, वो कहते थे पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन द बेसिस ऑफ 3 A's, आर्मी, अमेरिका एंड अल्लाह। अब अमेरिका की जगह चाइना हो गया है। उसके करीब 80 से ऊपर प्रतिशत जो हथियार आते हैं वो चाइना से आते हैं। बलूचिस्तान में भी जो इतना ज़्यादा वो उपद्रव हो रहा है, और ट्रेन का आपने बताया, और इतने चाइनीज़ इंजीनियर्स को स्पेशली टारगेट किया गया है, जो 40% वो वहाँ का क्षेत्रफल है, परंतु वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है बलूचिस्तान में, परंतु उसमें जो रिचेस हैं, रेयर अर्थ्स हैं, मिनरल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो कहते हैं आप सभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेवरेज कर रहे हैं उसको, परंतु जो बलोच लोग हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है। सिंध में भी यही है, खैबर पख्तूनख्वा में है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के साथ देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, सब जगह वहां पर अशांति है। तो पीपल हैव बीन प्रेडिक्टिंग बहुत देर से जो वहां पर एकदम टूट जाने वाला है। और लोग कहते हैं दैट मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई उनके जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, उसने ये शुरुआत की पहलगाम में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा था। वो जो अंदरूनी हालात थे उनको ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए थे। बलूचिस्तान का आपने देखा, सभी जगह का वो बिल्कुल नहीं का। तो उनकी जो सेना की वहाँ पर साख है वो बहुत नीचे हो रही थी। और दूसरी बात है, कश्मीर में पाकिस्तान का रेलेवेंस एकदम ख़त्म हो गया था। आपको याद होगा 2019 में जब हमने आर्टिकल 370 को हटाया, इमरान खान कैसे गए थे, तब वो प्रधानमंत्री थे। 45-50 मिनट उन्होंने यूएन जनरल असेंबली सितंबर 2019 में बोला, कोई सुनने वाला नहीं था, किसी ने उनकी तरफदारी नहीं की। पिछले 6 साल हो गए हैं, कोई नहीं बोला। विश्व के जैसे मानस पटल से कश्मीर का मुद्दा एकदम हट गया था। तो उसको फिर से पाकिस्तान को रेलेवेंट बनाने के लिए और उसको फिर से इंटरनेशनल इशू बनाने के लिए उन्होंने ये किया, परंतु मेरे विचार से इसमें ये फेल होंगे। पाकिस्तान का जो अंदरूनी हालत है जिसका आपने जिक्र किया, मैं समझता हूँ वो बद से बदतर होता जाएगा। बलूचिस्तान में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने कहा है जो हम आज़ादी अपनी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब हमें आगे देखना होगा जो क्या होता है। आपने देखा है तालिबान के साथ अभी हमारे विदेश मंत्री की बात हुई है। उन्होंने, पाकिस्तान ने कुछ तालिबान के विरुद्ध स्टेटमेंट्स दिए, तो वहाँ के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर मुतक्की, अहमद मुतक्की, उन्होंने भारत का साथ दिया है। वहाँ पर कितनी आवाज़ें उठी हैं, पश्तून हैं, बलोच हैं, जो अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो सब जो लोग हैं वो भारत के साथ, भारत का साथ देंगे, पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। नारे भी लगाए थे सर उन्होंने कि भारत तुम हमारा साथ दो, पाकिस्तान हराएंगे, इस तरह के नारे भी सुनने में आए थे हमारे। मगर सर क्या लगता है कि पाकिस्तान जिस तरीके की बातें, स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि आने वाले कुछ समय में या समय में हो सकता है पाकिस्तान 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाए?
जी, उसका विभाजन हो जाए, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में जो पंजाबी, ये जो चारों प्रोविंसेस उनमें उनका डिवीजन हो सकता है। हाँ, 1 by 1। पहले मेरे ख्याल से दी राइपेस्ट फ्रूट टू फॉल आई थिंक इज बलूचिस्तान, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है जो वहाँ पर, तो आई थिंक इट सीम्स रेडी टू डू अ बांग्लादेश ऑन देम। चलिए सर, ये बलूचिस्तान का तो समझ में आता है, लेकिन ये जो सिंध का जिस तरह से सामने आया है कि सिंध में भी पुकार हो रही है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के चलते पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, तो जिस तरह से सिंध खड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बलूचिस्तान से ही मिली है, तो अभी तक वो इतना ज़्यादा क्यों नहीं फोर फ्रंट पे, सिंध की प्रॉब्लम क्यों नहीं है, खाली बलूचिस्तान पे ही सबकी क्यों ही बात हो रही थी? देखिए, बात ऐसी है, जो आपको देखना पड़ेगा प्रॉस्पेरिटी लेवल्स क्या हैं। तो प्रॉस्पेरिटी लेवल्स, कराची तो वहाँ मेजर पोर्ट है, और वहाँ पर आफ्टर ऑल जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, बिलावल भुट्टो, वो सारी जो मेजर पॉलिटिकल एक पार्टी है वो वहीं से आती है। तो अगर आप देखते हैं नवाज शरीफ वगैरह, मतलब सारा पावर कॉन्सेंट्रेटेड है पंजाब में, तो यहाँ भी काफ़ी पॉलिटिकल हेफ्ट है इस क्षेत्र में भी। तो इसीलिए यहाँ पर उनके पॉलिटिकल प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम होंगे। बलूचिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो डेवलप किया जा रहा है वो सब चाहे चीनी लोगों के लिए जो वहाँ पर काम करते हैं, या जो पंजाबी लोग आते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं उनका फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उनको जो फिशिंग करनी होती थी ग्वादर में जाकर, अरेबियन सी में जाकर, वहाँ पर वो भी उनको अब करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। तो आई थिंक इट इज़ बोथ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन जो कि वो सिंध में महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो भी सोच रहे हैं जो हमको अपने अधिकारों के लिए खड़े होना चाहिए, अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। सर, एक आर्म्स डील हुई है, बहुत ही मैसिव आर्म्स डील हुई है टर्की और अमेरिका के बीच में, एमराम मिसाइल्स को लेकर के। एमराम मिसाइल्स का जो लेटेस्ट एडवांस्ड वर्जन है वो टर्की खरीद रहा है, कुछ 222 करोड़ डॉलर्स में ये डील हो रही है। I'm sure $million में हो रही है, which means 222 से बहुत ज़्यादा 200 जी। तो इसमें एक चीज़ जो सामने आ रही है कि टर्की का जिस तरह से स्टैंड देखा गया ऑफ लेट, कि पाकिस्तान को जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरह से उनको एक मिलिट्री एक डिफेंस सपोर्ट मिला टर्की से पाकिस्तान को, और जब ये कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन इस लेवल का है, तो जो लेटेस्ट एडवांस्ड वर्जन्स ये जो मिसाइल्स का जो मिल रहा है टर्की को, तो कहीं ना कहीं इंडिया के कंसर्न्स कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है, क्योंकि 2019 में जब बालाकोट हुआ था तो जो हमें कुछ अवशेष मिले थे, कुछ रिमेन्स मिले थे ये एमराम मिसाइल्स के, तो इसका मतलब 2019 में भी उस वक्त का जो लेटेस्ट वर्जन उस वक्त 2019 में दिया गया था, उसको पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हालांकि टर्की और अमेरिका में डील थी कि इसको किसी के खिलाफ यूज़ नहीं करना है, तो इसलिए भारत का कंसर्न इस वक्त कितना बड़ा है इन डील्स का, और अमेरिका के रोल को यहाँ पे आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत को बिल्कुल सचेत रहना पड़ेगा, भारत को बड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अपना जो हमारा वेपन सिस्टम्स हैं, इक्विपमेंट हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, रिसर्च में जो हमको इन्वेस्ट करना है, ये सबके ऊपर जो पहले अगर हम ध्यान देते थे, और पहले पिछले 10 साल से हमने इसको ध्यान दिया है, आत्मनिर्भरता हैज़ वर्कड वेल फॉर अस। क्योंकि आप देखिए, इसमें आकाश तीर जो भी हमारा एडी सिस्टम बना है, एयर डिफेंस हमने जो किया है, दैट्स एब्सोल्युटली मार्वेलस। मतलब कुछ भी वो नहीं आ पाया। आई थिंक इसने तो सभी को चकाचौंध कर दिया है। इट हैज़ बीन सच अ अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आवर बोथ एयर एज फार एज ऑफेंसिव इज कंसर्न एज वेल एज डिफेंसिव क्या है। और इसमें हमारे जो इंडिजिनस डेवलप्ड सिस्टम्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। तो इसीलिए R&D अब पब्लिक सेक्टर तो करती है, DRDO वगैरह करता है, परंतु मेरे विचार से इसमें प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व में आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर का इसमें योगदान बहुत है।
तो प्राइवेट सेक्टर हो, स्टार्टअप्स हो, ये सभी को इसमें बड़े जोर से आना पड़ेगा। और अगर हम पहले इन्वेस्ट x करते थे, अब हमको इन्वेस्ट 10x करना पड़ेगा इसमें, बिकॉज आगे चलते हुए आपने तुर्की का बताया है जो वहाँ पर से वो आ रहा है, ज़रूर मेरे ख्याल से अमेरिका कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर कंट्रोल रखेगा, क्योंकि टर्की को दिया जा रहा है क्योंकि टर्की इज अ नेटो मेंबर। 1952 से वो नेटो मेंबर है और अमेरिका चाहता है जो पूरे तरीके से रूस के खेमे में जाकर खड़ा नहीं हो जाए, अपने साथ वो उसको लगा कर रखना चाहता है। तो इसीलिए वो टर्की को भी ऐसे वेपनरी, सोफिस्टिकेटेड वेपनरी और इक्विपमेंट वगैरह दे रहा है। परंतु हमको सचेत रहना पड़ेगा। देखिए, एज फार एज टर्की इज कंसर्न, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लगातार हो रही है। हाँ, और सारे ड्रोन्स जो हैं, बैरक्टार ड्रोन्स वहीं से आ रहे हैं, and they proved to be very effective in Azerbaijan-Armenia war conflict, नगोर्नो काराबाख की जो हुई 2020 में, 2022 में, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहे। तो इसीलिए हमको सचेत रहना पड़ेगा जो वहाँ पर तुर्की में क्या हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं। वो देखिए हमेशा से भारत के, पाकिस्तान के साथ और भारत के विरुद्ध रहे हैं। और कारण इसमें मैं छोटा सा बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, वो समझते हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट है एक तो सऊदी अरेबिया से, क्योंकि सऊदी अरेबिया इज द लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा इन द वर्ल्ड, और ईरान से, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ बिग पावर एज फार एज द मुस्लिम वर्ल्ड इज कंसर्न। और ये जो है, जो ओटोमन एम्पायर जो खत्म हो गया था 1922 में, वो समझते हैं जो वो फिर से सुल्तान एज अ कैलिफेट बनकर उभरना चाहते हैं। और इसमें उनको पाकिस्तान की जो 200 मिलियन लोग हैं और इसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो उसके लिए सहायता कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर कोई लोग सोचते हैं जो हम तुर्की को अपने साथ मिला पाएंगे, उनको वहाँ से निकाल पाएंगे, तो ये मैं समझता हूँ जो ठीक बात नहीं है। Turkey will always be a threat as far as India is concerned। और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है ये वाला जो एयरपोर्ट हैंडलिंग कंपनी सेलेबी को हमने उसका जो लाइसेंस है वो रद्द किया है, अभी के सब्सिडाइज है, तो देखना पड़ेगा क्या होता है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव, नेशनल इंटरेस्ट, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हमको ऐसे कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल ऐसे कदम उठाने भी चाहिए, और एक स्ट्रेटेजिक इम्प्लिकेशन को देखते हुए, थ्रेट को देखते हुए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी से जैसे जो बॉयकॉट कॉल्स लिए गए हैं, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अज़रबैजान, तो और ये हर एस्पेक्ट में लिए गए, चाहे फिर वो टूरिज्म हो, चाहे फिर वो प्रोडक्शन हो, चाहे फिर वो डिफेंस हो, किसी भी चीज़ में हो, तो उससे एक कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस बनाने की कोशिश की। हाउ डू यू सी अ जनरल, अ कॉमन मैन, एक भारत का एक आम नागरिक जिस तरह से एक स्टैंड ले रहा है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तो एक छोटा सा काम करते हैं कि हम ना इन दोनों कंट्रीज़ में घूमने ही नहीं जाएंगे, तो हाउ डू यू सी इट रेजोनेटिंग? किस तरह से वो एक वैश्विक लेवल पे इकोनॉमी को किस तरीके से आप हिंडर होते हुए देखेंगे? क्योंकि एक बहुत मेजर चंक है जो इकोनॉमी का, जो उनका टूरिज्म से चलता है, वो भारत एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है 140 करोड़ पॉपुलेशन होने के नाते। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए अज़रबैजान की, अगर वो तो छोटा मार्केट है वैसे, परंतु इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट टूरिस्ट अराइवल्स इन अज़रबैजान। तुर्की में इतना ज़्यादा नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ मच लार्जर। तो इसीलिए यकीनन अगर भारतीय लोग ये निर्णय लेते हैं जो वहाँ पर हम पर्यटन के लिए नहीं जाएंगे, तो उसका प्रभाव, बुरा प्रभाव उनकी आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। और आजकल हम देख रहे हैं जो विश्व की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो राष्ट्रपति ट्रंप सबके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, उसके बाद इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो गई है, उसके बाद तुर्की के हालत तो और ख़राब है क्योंकि उसका जो लीरा है वो बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो गया है, तो इकोनॉमिकली उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। तो अगर हमारे पर्यटक वहाँ पर नहीं जाते हैं, हम वहाँ से सामान लाना बंद कर देते हैं, जैसे हमारे मार्बल इंपोर्टर्स ने कहा है हम तुर्की से मार्बल नहीं इंपोर्ट करेंगे। आज की खबर है जो
इनकी मुकेश अंबानी की जो कंपनीज हैं जी। वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल नहीं करेंगे, तो मेरे विचार से यकीनन इसका असर पड़ेगा। और देखिए, मैं नहीं समझता हूँ जो इससे दे विल बी फोर्स टू रिवाइज देयर स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग पाकिस्तान और नॉट, क्योंकि वो तो जियो पॉलिटिक्स के उसमें आता है। परंतु फिर भी आई थिंक इट इज़ आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव पेन टू आवर एडवर्सरीज, और जितना हम दे सकते हैं एटलीस्ट नॉट हेल्प देम। अपने टूरिस्ट वहाँ पर नहीं जाने चाहिए। पूरी दुनिया में और जगहें बहुत हैं, अपने देश में जगहें बहुत हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, जो आप और देशों से बुलाइए, हमारे यहाँ पर देश में लोग आए पर्यटन के लिए, और हमारे अपने यहाँ टूरिज्म को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, इतना प्रमोट किया जा रहा है, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, ऑल ऑफ अ सडन पिछले 2-3 साल में ये देखा गया है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी है भारत के लिए, खासकर अपने कुछ इमीडिएट और कुछ दूर के नेबर्स को लेकर के, जैसे कि मालदीव्स हो गया, इंडिया हो गया, अब मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, और अब बांग्लादेश जिस तरह से करवट ली है पिछले साल से, एंटी इंडिया एक सेंटिमेंट, कहीं ना कहीं नैरेटिव बना, फिर सेंटिमेंट कहीं ना कहीं एक सबके अंदर एक आ गया। ऐसे में भारत, पहली बात है रीज़न क्या है, हु इज़ बिहाइंड इट? क्योंकि अगर हम इसको डिकोड करना चाहें, समझना चाहें सिंपल लैंग्वेज में, कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन पिछले 2 से 3 साल में इस तरीके की सिचुएशन भारत के लिए बनी? देखिए, बहुत इसके कारण हैं, हो सकते हैं। एक तो यकीनन जो चीन की दखलंदाजी है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हम देख रहे हैं जो जैसे चीन की प्रॉस्पेरिटी हुए, उसके डीप पॉकेट्स हुए, तो इट इज़ ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ वीन अवे ऑल दीज कंट्रीज, भारत से वो अलग करने के लिए, टू बिकम अ बिगर प्लेयर इन ऑल दीज कंट्रीज। और ये देश भी देख रहे हैं, जो चीन हमको पैसे दे देता है, परंतु फिर उसके बारे में वो वहाँ पर के हालात क्या हैं वगैरह, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देता है। परंतु हमने देखा है श्रीलंका का जो उदाहरण है, जो उसकी मिसाल है, जो वो तो डेट ट्रैप में डाल देता है। तो ये सभी इन देशों को धीरे धीरे करके ये इसमें समझ आएगा। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, देखिए, अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र देखें तो उनका जो मंडला थ्योरी है, मंडला थ्योरी यही कहती है, जो अगर कोई दो देश हैं तो उन दोनों में हमेशा कुछ ना कुछ बात होगी जो अनबन होगी, और जो एक पड़ोसी का पड़ोसी देश है उसके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। तो ये ऐसे आप देखिए, जब जो आपने नाम जिक्र किए हैं, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स वगैरह, इनके सभी के साथ, भारत के साथ इनके तट मिलते हैं, इनकी सीमाएं मिलती हैं। तो मंडला थ्योरी के अकॉर्डिंगली इन सब के कुछ ना कुछ दिक्कतें होंगी। परंतु फिर भी मैं ये कहूँगा स्मृति, आपके सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, जो जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई 2014 में, तो इन्होंने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लॉन्च किया, और मैं समझता हूँ जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बहुत सफलताएं हैं, हमने बहुत नए आयाम किए हैं, और अब हम ऐसे कर रहे हैं। देखिए, मालदीव्स में जो उनके अभी राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, वो जब आए थे 2 साल पहले, वो आए थे ऑन अ कैंपेन ऑफ इंडिया आउट, है, भारत को बाहर निकालिए। परंतु अब जब आए, उनको जरूरत पड़ी और उन्होंने देखा पूरी दुनिया भर में जो भारत एक ऐसा देश है जो आकर उनकी सहायता करेगा। ऐसा नहीं है जो और देशों के पास पैसे नहीं है, उन्होंने पहले वो तुर्की के पास गए, चीन के पास गए, भारत के में जब वो आए तो दिस वाज द 7th कंट्री दैट ही वाज विजिटिंग। ये एक इंडिकेट करता है जो आप क्या महत्व देते हैं। परंतु फिर वो आ गए, जो हमारी जो आपने हमको पैसा दिया है उसको आप डिफर पेमेंट कर दीजिएगा, उसको हमको कुछ और रियायत दे दीजिएगा। तो देखिए, भारत अपने को ऐसे इंटीग्रेट कर रहा है इन इकोनॉमीज के साथ। आप श्रीलंका का उदाहरण देख लीजिएगा, 2022 में ऐसे हालात हुए, उनके पास ना दवाई के लिए पैसा था, ना उनके पास पेट्रोल के लिए, ना डीजल के लिए, ना खाने के लिए, ना फर्टिलाइजर के लिए।
और कोई भी उनको पैसा देने के लिए राजी नहीं था, चीन भी नहीं राजी था, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी इंतजार कर रहा था जो कोई देश इसको अंडरराइट करे, गारंटी करे। तब भारत सामने आया, $4.5 बिलियन, और ये देश अब समझ रहे हैं। और जहाँ तक नेपाल की बात है, मतलब आप उदाहरण दे सकते हैं, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनकी पहली यात्रा चीन को थी, अनलाइक द अदर प्राइम मिनिस्टर्स, परंतु उसमें हमें कोई वो दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने कुछ ये कंडीशंस ले की थी, जो आप मेरे लिए ये करिए, आप जो उन्होंने लिपू लेक और लिम्पू दरिया वगैरह काला पानी का जो टेरिटरी है वो आप मुझे दीजिए, तब मैं पहली बार भारत आऊँगा। तो देखिए, भारत को ऐसी ब्लैकमेल से भी डरना नहीं चाहिए, और हमने इकोनॉमिकली एंड पीपल टू पीपल, स्मृति, ऐसी अच्छी इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपने आसपास के देशों के साथ, जो वो आगे चलते हुए हमारे फायदे में सिद्ध होगा। आखिरी बात मैं कहूँगा बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश के हमने बहुत उनको संदेश भेजा है, जो हम आपके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। अब वो बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल रीजंस, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार आई है, इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्ट तो हुई नहीं है, वो शेख हसीना के विरुद्ध हैं, और शेख हसीना क्योंकि भारत में है तो वो भारत के भी विरुद्ध हो गए हैं पूरी तरीके से। तो वो इट इज़ गाइडेड बाय पॉलिटिक्स। मैं समझता हूँ आगे चलते हुए वहाँ पर इलेक्शन होंगे, जो सरकार आएंगी, तो हम आगे चलते हुए हम इसको ठीक कर पाएंगे। पर अभी तो जिस प्रकार का वो नीतियाँ वो अपना रहे हैं, हम भी उसी प्रकार की नीतियाँ, उसका जवाब में उनके साथ अपना रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से एक मैसेज भी देने की बार बार कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस, चाहे वो पहली स्टेट विज़िट हो चाइना के साथ इकोनॉमिक पैकेजेस को लेकर के जो बात हो, तीस्ता रिवर एग्रीमेंट जो भारत जिसमें एक अहम भूमिका थी, उसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट, उसको वहाँ पे स्टॉल करके चाइना का इन्वॉल्वमेंट लेना। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं इंटरिम सरकार के, मोहम्मद यूनुस के, जो कि क्लियर मैसेज देते हैं भारत को कि उनका स्टैंड क्या है। अब फेयर इलेक्शंस जब होंगे सर, तब तो देखी जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो फेयर इलेक्शन कैसे होंगे, उसमें भी बहुत सारे वर्ल्ड पावर्स का अपना अपना इंटरेस्ट है। बांग्लादेश को अभी बहुत खींचातानी चले, लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से, कहते हैं ना, ऊँट किस करवट बैठेगा, वो अभी किसी को पता नहीं है। लेकिन 30 डेज़ की डेडलाइन अभी भारत सरकार ने इलीगल माइग्रेंट्स को दी है डिपोर्टेशन के लिए। ये एक बहुत बड़ा मूव है बांग्लादेश और म्यांमार से जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको लेकर के भारत सरकार, अमित शाह होम मिनिस्टर, उन्होंने ये डेडलाइन दी है कि 30 दिन के अंदर आप अपना क्रेडिबिलिटी जो भी है साबित करें, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर देंगे, अपनी अपनी कंट्री में भारत डिपोर्ट कर देगा। ऐसे में इंटरनल सिक्योरिटी और इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर के एक बहुत बड़ा मूव देखा जा रहा है भारत सरकार, जो कि बहुत टाइम से रोहिंग्यास को लेकर पूछा जा रहा था, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को लेकर के पूछा जा रहा था। फाइनली एक मूव, एक ब्लूप्रिंट लेकर के, काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट लेकर के गवर्नमेंट सामने आती है। इस मूव को कैसे देखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपको लगता है कि क्या एक बड़ा कुछ फैसला भारत सरकार, डिपोर्टेशन तो चलिए ठीक है, हो जाएगा, क्या कुछ बड़ा कुछ फैसला इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के या इमिग्रेंट पॉलिसी को लेकर के सरकार आने वाले समय में एक लॉ के रूप में ला सकती है? हाँ, नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी जो ये अनाउंसमेंट हुई हैं, जो डिसीशंस गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, तो ये तो इसी का इंडिकेशन है, जो कुछ वो बड़ा सोच रहे हैं करने के लिए। परंतु मेरे विचार से ये भी सरकार ज़रूर देखेगी जो अभी हालात कैसे हैं देश के अंदर, और पॉलिटिकली कैसे हालात हैं, इकोनॉमिकली कैसे हालात हैं, और इसमें हम कहाँ तक जा सकते हैं आगे। परंतु मेरे विचार से ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत आ गई है, आवश्यकता बहुत है, जो कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए, और कोई ऐसा कॉन्क्रीट स्टेप्स हमको लेने चाहिए जिससे कि वी कैन सी सम चेंज ऑन द ग्राउंड। अदरवाइज वी सी कितने ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ गए हैं, और एक तो इकोनॉमिकली तो बैगेज है, हाँ, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पर उसके अलावा जो आपका सोशल फैब्रिक है, जो आपका सोशल आर्किटेक्चर है, उसको एकदम ख़त्म किया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत प्रभाव डाला जा रहा है। देखिए, जैसे वहाँ पर कश्मीर से कश्मीरी हिंदू पंडित्स को निकाल दिया गया।
अब वो कह रहे हैं दैट बांग्लादेश ये बंगाल इज गोइंग टू बिकम अनदर कश्मीर। वहां पर इतना ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन अगेन फॉर वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड अपीजमेंट के लिए उनको लाया जा रहा है। तो मेरे विचार से देश की सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी के लिए और देश में लॉ एंड ऑर्डर, पीस, स्टेबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया जो ऐसा कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। अब देखना पड़ेगा जो सरकार क्या कहती है। हमने देखा है दैट इस प्रकार का जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी भी जो रूलिंग आई है वो भी इसी के अकॉर्डिंग आई है। जो देखिए जहाँ पर पूरी दुनिया में, और आज नहीं बरसों से, चाहे वो ज़ोरास्ट्रियंस को वहाँ पर यातना दी गई पर्शिया में, वो यहाँ पर आकर बस गए। जूस को, यहूदियों को, वो यहाँ पर आकर बस गए। तिब्बतन्स को यहाँ पर, हिज होलीनेस दलाई लामा, वो यहाँ पर, हमने सभी को रिसीव किया है और सभी को बहुत मान, आदर, सम्मान दिया है अपने यहाँ पर। और उनको ऐसे बिल्कुल, चाहे वो पारसी हो चाहे कोई हो, अपने साथ हमने मिला लिया है। परंतु कोई अगर आकर, भारत में आकर और भारत के हितों के विरुद्ध काम करेगा तो ये ठीक बात नहीं है और इसके विरुद्ध कड़ा कदम उठाना चाहिए। जी, तो एक और चीज़ सर, मुझे लगता है कि जो सेक्युलर को लेकर के, सेक्युलरिज्म को लेकर के सबका अपना अपना अलग अलग जो डिस्क्रिप्शन होता है, डेफिनेशन होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने भी बोला कि भारत इज़ अ वेरी वेलकमिंग कंट्री, कि जिसको रिफ्यूज चाहिए या क्या है, एंड एनी कम्युनिटी हु इज़ वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ आवर कंट्री भारत, तो उनको हमने हमेशा से खुली बाहों से उनको वेलकम किया है। ऐसे में एक और चीज़ जो हुई है कि भारत ने बांग्लादेश से इम्पोर्ट्स उनको कम किया है और चेक पोस्ट पर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। चेक पोस्ट पर नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर है हमारा, जो असम का सबसे लंबा बॉर्डर है जो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ये जो चेक पोस्ट है उनके थ्रू ये रिस्ट्रिक्ट ख़त्म कर दिया है कि हमको चाहिए ही नहीं। अब ऐसे में जो ऑलरेडी ड्विंडलिंग इकोनॉमी है बांग्लादेश की, एक बहुत बड़ा ब्लो, क्योंकि भारत से में बहुत चीज़ें उनके वहाँ से आती हैं, जैसे फिर वो रेडीमेड गारमेंट्स हो गए, प्लास्टिक हो गया, वायर्स हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके वहाँ से यहाँ पे हमें इंपोर्ट होकर के आती हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। तो ऐसे में अब खैर वो चाइना तो अब धीरे धीरे जिस तरह से जो अपनी प्रेजेंस बना रहा है, ऐसे में आप जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, जो कि कहीं ना कहीं एक मेजर पार्ट, जो इमीडिएट जो बॉर्डर्स जो हमारे साथ शेयर करते हैं, आप कितना बड़ा ये इम्पैक्ट देखते हैं कि उनकी इकोनॉमी को किस तरीके से इम्प्लिकेशन हो सकता है, और क्या ये जो एक वैक्यूम क्रिएट होगा उनकी इकोनॉमी में, क्या वो भी चाइना फुलफिल करेगी या फिर अमेरिका आएगा फुलफिल करने के लिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ, पहले तो ये समझना पड़ेगा जो भारत ने ये एक्शन क्यों लिया, भारत ने ये स्टेप क्यों लिया है। आई थिंक हमने ये रिएक्ट किया है, क्योंकि अदरवाइज जैसे मैंने बताया राइट एट द बिगिनिंग, हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे कि वहाँ पर उनके लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई मुश्किलात पेश आए, कोई ऐसा हमने स्टेप नहीं लिया। परंतु जब वहाँ के सरकार ने भारत के विरुद्ध जो ये यान हम एक्सपोर्ट करते हैं वहाँ पर, उन्होंने उसके ऊपर बंदिश लगा दी, उसके ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस कर दिए। तो इसीलिए जो भी लैंड बॉर्डर्स हैं वो हमने ख़त्म कर दिया और हमने कहा है आप जो अब एक्सपोर्ट करोगे कोलकाता और नाभा शेवा पोर्ट से, आप यहाँ पर भारत में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो 10-11 लैंड बॉर्डर्स से वो थे, चेक पोस्ट थे जो जहाँ से सामान आता था, वहाँ पर वो नहीं कर सकते। इट इज़ बेसिकली अ रिएक्शन। तो इट इज़ आई वुड से जो बांग्लादेश ये सब जो कर रहा है, इट इज़ शूटिंग इटसेल्फ इन द फुट, इट इज़ रियली कटिंग इट्स नोज टू स्पाइट इट्स फेस। जो भाई हम भारत को कर रहे हैं, भारत के विरुद्ध कर रहे हैं, पर असल में उसका बुरा असर उनके अपने ऊपर पड़ रहा है। सो आई थिंक इट इज उनके ऊपर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और सबसे बुरी बात ये है जो अगर वहाँ के रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह यहाँ पर भारत नहीं आ पाएंगे, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो और किसी को इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आएगी। वहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है स्मृति, दैट इज़ आई थिंक अबाउट 80%
वो दिस इज उसके जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स टू इंडिया एंड टू द वर्ल्ड मार्केट्स। और अगर यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होंगे, भारत मार्केट कम हो जाएगा उनके लिए, तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। जैसे आपने कहा वहां की इकोनॉमी वैसे ही डावाडोल हो रही है, ड्विंडल कर रही है, अब डगमगा रही है, वैसे ही और ज्यादा वहां पर प्रभाव पड़ेगा और नुकसान ये बांग्लादेश को ही होने वाला है। सो वो दूरअंदेशी तो देखते नहीं हैं, शॉर्ट टर्म मेजर्स में वो समझते हैं भारत के विरुद्ध हम ये काम कर रहे हैं, असल में वो अपने विरुद्ध ये वाले सारे जो एक्शन हैं वो उनके लिए जा रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में से सबसे ज़्यादा ख़राब हालात इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, या जिसे कह सकते हैं बैंक करप्ट, सबसे पहले कौन होने वाला है? मेरे ख्याल से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सोचना पर इसमें पड़ेगा। आई थिंक द रेस इज़ ऑन और दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ने के लिए बहुत ही तत्पर दिखाई दे रहे हैं और मेरे ख्याल से भारत को उनकी मदद करनी चाहिए। जो भी इन दोनों में से दोनों को वो प्रोत्साहित करना चाहिए, जो आप आगे जाइए, आप आगे जाइए। परंतु आई थिंक अभी भी कंपटीशन बड़ा तेज कंपटीशन है और आगे चलते हुए देखना पड़ेगा। परंतु पाकिस्तान हैज अ हेड स्टार्ट ऑन दिस, क्योंकि बांग्लादेश का अभी तक देखिए 5 अगस्त जब तक शेख हसीना थी वो एक बहुत अच्छी इकोनॉमी थी, बहुत तेजी से आगे अग्रसर हो रही थी और हमें मालूम था वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के तबके से ऊपर उठकर डेवलपिंग कंट्री बन गई थी और उसके पास बड़े अच्छे, चाहे वो रेडीमेड गारमेंट्स हों और हों, सब जगह उसको जीएसपी प्रोविजन है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में सब जगह उसको ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस मिला हुआ था। बहुत उसके आइटम्स के लिए भारत में भी ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस था। तो आई थिंक उसके जो फंडामेंटल्स हैं बांग्लादेश इकोनॉमी के, दे आर मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान इकोनॉमी बड़ी फ्यूडल इकोनॉमी है। जो भी उनके आप बजट देख लीजिएगा, जो भी बेनिफिट्स जाते हैं बजट में, दे आर फॉर आर्मी, दे आर फॉर द लैंडलॉर्ड क्लास एंड दे आर फॉर द वेल प्लेस्ड पॉलिटिकल क्लास। जो आम जनता है, जैसे भारत में हमारी जो सरकार है उसका मोटो क्या है, सबका साथ सबका विकास। जो कुछ भी आपने करना है, आप रोड्स ले करिए, आप गर्ल चाइल्ड के लिए फैसिलिटीज़ करिए, आप उनके लिए टॉयलेट्स बनाइए, आप बिजली लेकर जाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ करिए सभी के लिए। आपने जब यहाँ पर कोविड-19 आया, पेंडेमिक आया, 850 मिलियन पीपल आर बीइंग गिवन फूड आइटम्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और लोगों के लिए ज़्यादा, गांव में जो हैं और जो आम लोग हैं जिनकी आय कम है, आमदनी कम है, उनके लिए दिया जा रहा है। जो पाकिस्तान में है वो ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर तो जो प्रिविलेज्ड हैं, वहाँ पर जो अमीर हैं, उनके लिए सभी कुछ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं दी जाती। इसीलिए आप देख रहे हैं कहीं बिजली नहीं है, कहीं पर खाने के लिए आटे के जो दाम हैं वो इतने बढ़ गए हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज़ अ हेड स्टार्ट, सो मे बी इट विल बी अ विनर इन दिस कॉम्पिटिशन। मुझे सर आपके साथ अगेन, जैसा कि हर बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ एक नया पर्सपेक्टिव पता चलता है एक टॉपिक को लेकर के, खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, जियोपॉलिटिक्स, बहुत कुछ ऐसा होता है जो आपके साथ मैंने पहले भी कई वर्षों से मैं डिस्कस करते आ रही हूँ। आज भी वैसा ही एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगेन थैंक यू सो मच सर। आपका एक बिजी शेड्यूल में से आपने क्विकली यू वर एबल टू स्क्वीज दैट 1 आवर फॉर अस, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद स्मृति, और दैनिक जागरण का बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आई हैव रियली एंजॉयड माय कॉन्वर्सेशन विद यू एंड आई do hope that it's happening after a long time, but the next one will not be so long after this. Exactly, बहुत धन्यवाद. Thank you so much, sir. See you soon. Absolutely. On that promise. I look forward to that. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार.